आप देख रहे हैं अनुराग की वाणी, अनुराग के साथ। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ दिल्ली की सच्ची घटना का पार्ट 2। अगर अभी तक आपने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं सुना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उसका लिंक। पहले आप जाकर इस कहानी का पहला पार्ट सुन लीजिए, फिर आप इस कहानी को आगे कंटिन्यू करिएगा। अगर आप में से किसी ने पहला पार्ट सुन रखा है तो वो लोग यहीं से कहानी को कंटिन्यू करिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले पार्ट में आप सभी को बताया था कि इस पार्ट में भी पेटीएम कैश मिलेगा, तो हाँ, तो आज भी मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का पेटीएम कैश। आज की वीडियो में आपको बीच बीच में 4 से 5 कोड दिखाए जाएंगे। जो भी उन कोड्स को मेरे इंस्टाग्राम पर भेजेगा मैं उसे 10 से 100 रुपये के बीच में कुछ भी पेटीएम कैश दे सकता हूँ। तो बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। सौरभ गुप्ता को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये लाइट अचानक से चालू बंद क्यों हो रही है, इसलिए वह अपनी कुर्सी से खड़े होने की कोशिश करता है पर खड़ा नहीं हो पाता। तभी अचानक बिजली चली जाती है। उसको अपने पीछे कोई हो ऐसा महसूस हो रहा था, इसलिए वह पीछे मुड़ के देखता है तो एक पल के लिए मानो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि उसके सामने सलोनी खड़ी थी। उसका चेहरा जल चुका था, आंखों में मानो ज्वाला लेके आई हो। उसका माथा पूरा घूम रहा था। सौरभ कुछ समझे कुछ बोले उससे पहले एक रूखे स्वर में सलोनी बोलती है, मेरी बात नहीं मानी ना, उस बुक को पब्लिश नहीं किया ना, किसी की पर्सनल डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। अब अंजाम भयानक आएगा, किसी को यह राज मत बताना वरना तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ हाँ, सौरभ गुप्ता हकलाते हुए बोलता है। तभी बिजली वापस आ जाती है। सौरभ के चेहरे पर पसीने की बूंदें ठंडी होके जम चुकी थी। उसने अपने चेहरे से पसीना पोंछा। वो पूरी घटना के बारे में सोचने लगता है कि वो सच्चाई थी या कोई सपना था। सलोनी कैसे हो सकती है? इस बुक में कौन सा राज है? मुझे तो पता ही नहीं चला। तो दूसरी तरफ हिमेश फ़ोन नहीं उठाता, इसलिए सरिता को लगता है कि वो रास्ते में होगा। हिमेश देर से ही सही लेकिन पहुंच जाता है। आइए आइए पुलिस ऑफिसर साहब, हर मूवी की तरह पुलिस एंड में ही आती है ना? सरिता कटाक्ष करते हुए बोलती है। मैं पहुंच तो गया ना, वो रास्ते में बहुत भीड़ थी। अब लड़ती रहोगी तो फिल्म चली जाएगी, हिमेश समझा हुआ जवाब देता है। हिमेश और सरिता लड़ते झगड़ते फिल्म देखने पहुंचते हैं, पर हिमेश का मन सलोनी के केस में ही होता है। एक बार उस पब्लिशर को वापस बुलाना होगा, ऐसा सोच ही रहा था कि तभी पुलिस स्टेशन से फोन आता है। क्या है उस मोबाइल में? किसका फोन आ रहा है? सरिता चिढ़ते हुए हिमेश से पूछती है। एक इमरजेंसी कॉल है, मैं 2 मिनट में बात करके आता हूँ, हिमेश साफ साफ बताता है। आपके जैसे लोग शादी ही क्यों करते हैं? आप सबको अपनी जॉब से ही शादी कर लेनी चाहिए। सरिता ने अपनी बातें चालू की तो हिमेश अंधेरे में अपना फोन लेके चला जाता है। यहाँ तो कोई और ही फिल्म चल रही है। इतना बोलकर वहां पास में बैठा हुआ एक युवक हंसने लगता है। माइंड योर बिजनेस, सरिता उसको जवाब देती है। तो दूसरी तरफ से हिमेश ने फ़ोन किया तो उसे पता चला कि सौरभ गुप्ता उससे कुछ बात करना चाहता है। हिमेश तुरंत ही सौरभ को फ़ोन किया। सौरभ जी बोल रहे हैं? हिमेश पूछता है। हाँ, मैं सौरभ बोल रहा हूँ, आप कौन? सौरभ जवाब देता है। मैं इंस्पेक्टर हिमेश बोल रहा हूँ, पता चला कि आपको मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, हिमेश पूछता है। हाँ सर, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है सर, इस बात को आप किसी को बताना नहीं। वह सलोनी जिंदा है, उसने आके मुझे डराया था ये बुक क्यों पब्लिश नहीं की, उसका कारण पूछा। उस बुक को पढ़ के कौन सा रहस्य पता चला उसकी भी पूछताछ की। पक्का उस बुक में कुछ न कुछ तो है। मेरी बात मानो, इस केस को सुसाइड बता के केस क्लोज कर दो, वरना ये सलोनी हमें नहीं छोड़ेगी। वो मुझे बोल रही थी कि किसी को भी ये बात बताई तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा।
सौरभ गुप्ता हिमेश को सारी बात घबराते हुए बोलता है, आपने शराब तो नहीं पी रखी है ना? ये क्या बकवास कर रहे हो? हिमेश बोलता है। तभी सौरभ के फोन में से कुछ आवाज आती है। सौरभ पीछे मुड़कर देखता है तो बिजली चली जाती है। ये फिर से बिजली कैसे चली गई? सौरभ फोन कट करके खुद से ही बोलता है, हेलो हेलो। हिमेश को कुछ गड़बड़ का आभास होता है, इसलिए वह सौरभ से बात करने की कोशिश करता है। वो फिर से सौरभ को फ़ोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन सौरभ का फ़ोन नहीं लगता। सौरभ धीमे धीमे रूम से बाहर निकलता है। बाहर निकलते वक्त उसके पीछे कोई हो ऐसा आभास उसे होता है। वो पीछे मुड़कर देखता है पर पीछे कोई नहीं होता। तो इस तरफ हिमेश को कुछ अनहोनी की शंका होने की वजह से वह सरिता के पास आता है और उसे घर वापस जाने के लिए समझाता है, लेकिन सरिता गुस्से में उसे मना कर देती है। इसलिए हिमेश अकेला ही सौरभ गुप्ता के घर जाने को रवाना होता है। रास्ते में उसने कंट्रोल रूम में फ़ोन करके एक पुलिस टीम को सौरभ के घर पहुंचने का आदेश दिया। दूसरी तरफ सौरभ अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करके जैसे तैसे आगे बढ़ता है। तभी उसे दरवाजे के पास एक लड़की खड़ी हुई दिखती है जिसके बाल खुले हुए थे। कौन है वहाँ? सौरभ हकलाते हुए पूछता है, पर वो लड़की वैसे ही खड़ी रहती है। सौरभ उसके कपड़े पर टॉर्च घुमाता है और उसे दरवाजा खोलने की विनती करता है, पर वो लड़की कोई जवाब नहीं देती। मैं पूछ रहा हूँ, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? सौरभ पूरी हिम्मत जुटा के पूछता है। तभी वो लड़की अपना सिर ऊपर करती है तो सलोनी को देखकर सौरभ डर जाता है। पहचाना मुझे? सलोनी हंसने लगती है। हाँ, मैं सलोनी हूं। क्यों, विश्वास नहीं हुआ? वो लड़की बोलती है। पर तुम तो मर गई थी ना, तो वापस जिंदा कैसे हुई? सौरभ को आश्चर्य हुआ। मैं जिंदा नहीं हूं, तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, इसलिए मुझे आना पड़ा। मैंने मना किया था ना कि किसी भी इंसान को उस बुक के बारे में बताने को, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और सलोनी का चेहरा जला हुआ बन जाता है। सौरभ तो उस अंधेरे में काफ़ी डर जाता है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोल के देखता है तो वो लड़की वहाँ नहीं थी। सौरभ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। क्या ये मेरा कोई वहम है? पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा सोच के सौरभ दरवाजा खोल के छत पर जाता है। वो अपने पैरों पर काबू नहीं रख पाता। ये क्या हो रहा है? मैं छत की तरफ क्यों जा रहा हूँ? अरे रुक सौरभ, रुक जा। ये पैर मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? सौरभ खुद को ही बोल रहा था। वो नहीं मानेंगे, तुम्हारे साथ मैं हूँ। एक युवती की आवाज सौरभ के कानों से टकराती है। कौन है वहाँ? कौन है? सौरभ भयभीत स्वरूप में बोलता है। जैसे तैसे करके सौरभ छत पर पहुंच जाता है। अचानक ही छत का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ये देख सौरभ के शरीर में सिरहंसी दौड़ गई। वेलकम सौरभ। सौरभ देखता है तो पर वो लड़की सलोनी नहीं थी। सौरभ उस अनजानी लड़की को अपने सामने देख घबरा जाता है। उस युवती को वो कभी मिला भी नहीं था। कौन हो तुम? मुझे कैसे जानती हो? सौरभ उस युवती से प्रश्न करता है। मुझे नहीं पहचाना? मेरी ही बुक पढ़ रहे हो और मुझे ही नहीं पहचाना? वाह। उस युवती में से वापस सलोनी प्रकट होती है। थोड़ी देर बाद वापस वही लड़की। ये सब क्या है? कौन हो तुम? सौरभ अब तंग हो जाता है। मुझे न्याय चाहिए। किसी की पर्सनल डायरी पढ़ने को मिले तो उसे पढ़नी नहीं चाहिए। मैंने सलोनी को भी मना किया था, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हारी बारी। इतना बोल के वह युवती सौरभ को उठा के एक बिजली की वायर के पास ले जाती है। मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं करूँगा। सौरभ विनती करता है। मैं भी ऐसे ही तड़पती थी। तुमने मेरी डायरी पढ़ी ना? हाँ। तभी उस बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। सौरभ वहाँ से भागने का प्रयत्न करता है, पर वह युवती सौरभ को पकड़ के आग में डाल देती है। मैं भी ऐसे ही तड़पती थी, मुझे भी न्याय नहीं मिला। तभी सलोनी प्रकट होती है।
चल सौरभ चल। छत से जलते हुए सौरभ नीचे छलांग लगाता है। दूर से कार में आ रहे हिमेश ने यह दृश्य देखा और उसे सलोनी की याद आई। उसके पीछे पुलिस की जीप भी होती है। ये सौरभ ने क्या किया? हिमेश जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोल के सौरभ के घर की तरफ भागता है। हिमेश घर की तरफ दौड़ता है। उसके पीछे पुलिस की टीम भी दौड़ के जाती है। उस जल रहे व्यक्ति का दृश्य काफी भयानक था। जल्दी जल्दी कोई फायर ब्रिगेड को फोन करो, छत पे आग लगी है, और एक कंबल ले आओ और जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। हिमेश पुलिस की टीम को सूचना देता है। सौरभ काफी गंभीर रूप से जल चुका था। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। वो कुछ कहना चाह रहा था पर उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। उसको कंबल उड़ाकर आग बुझाई जाती है। क्या हुआ सौरभ? ये सब कैसे हुआ? हिमेश सौरभ को जगाए रखने की कोशिश करता है। उतने में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड आ जाती है। सौरभ अपना एक हाथ ऊपर करके छत की तरफ इशारा करता है। हिमेश तभी के तभी एक पुलिस अधिकारी को छत पर चेकिंग करने के लिए भेजता है। सौरभ अपनी आंखें खुली रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हिमेश बोलता है। सौरभ को हिमेश के पास में खड़ी वो युवती दिखाई देती है जो उसे छत पर दिखी थी। सौरभ हिमेश की तरफ देखता रहता है और उसका हाथ जो छत की तरफ इशारा करने के लिए उठा था वो नीचे गिर जाता है। सौरभ सौरभ, हिमेश पल्स चेक करता है। एम्बुलेंस में मौजूद डॉक्टर सौरभ को कृत्रिम सांस देने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। हिज नो मोर, बहुत ज़्यादा बर्न हो चुका है, एक डॉक्टर हिमेश को बोलता है। तभी वहां मीडिया की गाड़ियां आ पहुंचती है। दर्शकों, जी हाँ, सलोनी के बाद अब सौरभ गुप्ता की यह सनसनीखेज मृत्यु किस बात की तरफ इशारा कर रही है? क्या ये दोनों मौत आपस में जुड़ी हुई हैं? पुलिस के लिए बड़ी कसौटी। टीवी पर न्यूज आती है। हिमेश खुद को मीडिया से बचाते हुए सौरभ के घर में घुस जाता है। एक पुलिस अधिकारी जो घर की छत पर तहकीकात करने गया था, उसे छत पर किसी और व्यक्ति के होने का कोई सुराग नहीं मिलता। फायर ब्रिगेड थोड़ी ही देर में आग पर काबू पा लेती है। फायर ब्रिगेड के अधिकारी हिमेश को इशारा करके छत पर आने को बोलते हैं। हिमेश अपने साथ आई पुलिस की टीम को घर के अंदर फॉरेंसिक सैंपल इकट्ठा करने को बोलता है और छत की तरफ बढ़ता है और दरवाजा खोल के छत पर पहुंचता है जहां फायर ब्रिगेड पहले से ही मौजूद थी। सर, ये केबल देखिए, इसमें शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ही आग लगी होगी, एक फायर ब्रिगेड का अधिकारी बोलता है। ओके, हिमेश बोलता है, लेकिन सर एक बात है जो काफी अजीब सी है, वो अधिकारी बोलता है। कौन सी? हिमेश जल्दी से पूछता है। पहली ये कि कोई मरा हुआ इंसान इस केबल को चीर कैसे सकता है। दूसरा ये कि इस केबल में हुई वोल्टेज का करंट था, तो अगर कोई आदमी इस केबल को छूता भी है तो करंट की वजह से वो दूर जा गिरेगा, लेकिन इस आदमी ने उस केबल को पकड़े रखा। और तीसरा ये कि यहाँ एक बुक पड़ी है, पूरी छत में आग लगी है लेकिन इस बुक को कुछ भी नहीं हुआ। वो अफसर आश्चर्य से सारी जानकारी देता है। जी, मैं मेरी जांच में आपकी कही गई तीनों बातों को जरूर से गौर करके रखूंगा, लेकिन आपको वो बुक कहाँ से मिली? हिमेश पूछता है। वो फायर ऑफिसर हिमेश को एक पुरानी सी डायरी जैसी एक बुक देता है। उस बुक को देखते ही हिमेश को एक विचित्र किस्म का एहसास होता है। पुलिस की टीम को सूचना देकर हिमेश उस बुक को लेकर अपने घर की ओर बढ़ता है। दूसरी तरफ सरिता टीवी में न्यूज देख रही होती है। पब्लिशर सौरभ गुप्ता की आत्महत्या में एक रोमांचक मोड़। हमारे सूत्रों के अनुसार सलोनी और सौरभ की मौत एक जैसे जलने और छत से गिरने की वजह से हुई है। क्या इन दोनों मौत में कोई रिश्ता है? क्या वो बुक है इन सब मौतों का कारण? अरे वाह, ये कोई रहस्यमय हॉरर स्टोरी जैसा लग रहा है। हिमेश के आते ही उनसे पूछूंगी। सरिता खुश हो जाती है। घर की डोरबेल बजती है। सरिता जल्दी से दरवाजे के पास जाती है। वो हॉल में से देखती है तो हिमेश होता है। सरिता दरवाजा खोलती है। तो आ गए मेरे ब्योमकेश बख्शी। पत्नी के साथ थिएटर में मूवी देखने गए थे, लेकिन ध्यान तो केस पर ही था। सरिता ताना मारते हुए बोलती है। फॉर गॉड सिक, तुम्हारी बातें मैं कल सुनूंगा। अभी रात के 3 बज रहे हैं और ये केस उलझा हुआ है।
एक सुसाइड केस सॉल्व नहीं हुआ, उतने में दूसरा केस, और ऊपर से मीडिया पीछे पड़ गया है। हिमेश अपने जूते जमीन पर पटकते हुए बोलता है, अरे पतिदेव, आप तो सीरियस हो गए। मैं जानती हूँ आपको फ़ोन आया था और वो पब्लिशर भी मर गया, मैंने न्यूज़ में देखा था। चाय पीनी है तो बना के आती हूँ, सरिता प्रेम से पूछती है। नहीं, चाय नहीं पीनी, मुझे आराम करना है। कल फोरेंसिक की भी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद वापस उस मौत का रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, और कल एक बुक भी पढ़नी है मुझे। हिमेश अपना काम बताता है। ओह हाँ, न्यूज़ में देखा था मैंने, वो बुक ही इन सारी मृत्यु के पीछे का कारण है। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है उस बुक को पढ़ने की, सरिता बोलती है। जैसी न्यूज़ वैसी ही पब्लिक, क्या बहकी बहकी बात कर रही हो। कल मैं वो बुक पढ़ के मीडिया वालों की बोलती बंद कर दूंगा। हिमेश अपना मुंह बिगाड़ते हुए बोलता है और सोने चला जाता है। तो इस तरफ सरिता को वह बुक पढ़ने की हद से ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। उसने समय का फ़ायदा उठाते हुए हिमेश के बैग में से वह बुक निकाल ली। सरिता बुक पढ़ने बैठी। जैसे ही उसने पहला पेज खोला तो लिखा था, ये मेरी पर्सनल डायरी है, प्लीज़ इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई तकलीफ हुई तो मैं जवाबदार नहीं होंगी। सरिता तो उस बुक के पहले पन्ने पर ही ऐसा लिखा हुआ पढ़कर सोचती है कि वो बुक पढ़नी चाहिए या नहीं। जाने दे, किसी की पर्सनल डायरी क्यों पढ़नी। लेकिन एक काम करती हूँ, कल मैं हिमेश को सरप्राइज दूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। ऐसा सोच के सरिता उस बुक को पढ़ना शुरू करती है। सरिता जैसे जैसे उस बुक को पढ़ती जा रही थी, वैसे ही उसकी आंखों के सामने बुक में वर्णन किए गए दृश्य आ रहे थे। ये बुक एक पत्रलेखा नाम की लड़की की डायरी थी। वो आज से 25 साल पहले के समय में इस शहर में रहती थी। वो बहुत ही इमोशनल लड़की थी। अपने पूरे दिन में बनी हुई सारी खराब या अच्छी बातें या घटनाएं वो अपनी पर्सनल डायरी में लिखती थी। उसको डायरी लिखने का ऐसा कोई शौक नहीं था, लेकिन वो इस शहर में अकेली थी। पत्रलेखा अपने माता पिता के सपने सच करने के लिए इस शहर में आई थी। शहर की कई सारी बातें वो अपने माँ बाप को नहीं कह सकती थी, इसलिए वो उन बातों को डायरी में लिखती थी। पत्रलेखा भी वर्किंग वूमन हॉस्टल में रहती थी। वो दिखने में काफ़ी सुंदर थी। वो शहर में मॉडल बनने के लिए आई थी। यहाँ 2 साल तक मेहनत करने के बाद उसकी गिनती एक सफल मॉडल में होने लगी थी। पर पत्रलेखा इस मॉडल की दुनिया की सच्चाई जानती थी कि सबको यहाँ बस उसके बदन में ही इंटरेस्ट है, लेकिन एक ही व्यक्ति था जिसको पत्रलेखा में इंटरेस्ट था। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी आपको, वो एक राज ही रहेगा। मैं सही समय आने पर अपने प्यार का इकरार करूंगी। तब तक रोज मैं इस डायरी में उससे जुड़ी किस्से लिखूंगी, उससे प्यार करूंगी। सरिता अब धीरे धीरे पत्रलेखा के जीवन में समाने लगी थी। मानो पत्रलेखा अपने जीवन के एक एक दिन की माहिती सरिता को कह रही हो। ऐसा लग रहा था मानो वो उसके सामने रूबरू हो। ऐसे ही एक दिन की घटना से सरिता और भी ज्यादा अपने आप को पत्रलेखा से जोड़ने लगती है। वो लिखती है, आज मुझे अपने व्यक्तित्व के एक अलग ही रूप की ज्ञान हुई। बचपन से ही मैं या तो ज्यादा खुश रहती या तो बहुत दुखी। इस मॉडलिंग की दुनिया में अगर कोई मेरी आत्मा को पहचान पाया हो तो वो एक ही है, मेरा सबसे खास दोस्त डायरेक्टर राज खन्ना। उसने आज ही मुझे एक सीरियल में रोल करने के लिए भेजा था। मैं आज उस सीरियल में मेंटल हॉस्पिटल की एक नर्स का रोल कर रही थी, पर आज एक नया कैमरामैन आया था। उसकी वजह से एंगल ठीक नहीं आ रहा था और बार बार रीटेक करना पड़ रहा था। इस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से में आके पूरे स्टाफ के सामने उससे बहुत झगड़ा किया और उसे मारने की भी कोशिश की। हाँ, मैंने उसे मारने की कोशिश की, पर पता नहीं क्यों बचपन से ही मुझे या तो बहुत खुशी होती थी या तो बहुत गुस्सा आता था। लेकिन आज पहली बार मैंने किसी को मारने की कोशिश की। आज मैं इतनी हिंसक कैसे हो गई मैं नहीं जानती। मुझे तुरंत ही शूटिंग लोकेशन से भगा दिया गया। तभी वहाँ एक साइकोलॉजिस्ट विषय पर भी शूटिंग करने आए थे। मेंटल हॉस्पिटल की शूटिंग में उनको एक सच्चा केस मिल गया। मैंने राज को फ़ोन करके इस सब की जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन वो बिजी होने की वजह से मेरा कॉल नहीं उठा पाया। आज शाम को उन्होंने मेरा नंबर लेके
मुझे अपने क्लिनिक में बुलाया। विजय एक अलग ही प्रकार का व्यक्ति था। उन्होंने मुझे प्यार से बिठाया और मेरी सारी बातें सुनी। उसके बाद मैं आज की घटना के बारे में बात करते करते गुस्सा हो गई और वापस हिंसक हो गई। विजय मुझे देखकर हंस के बोला, तुम्हें एक मानसिक बीमारी बाइपोलर डिसऑर्डर है। सरिता तो गूगल में सर्च करने लगी उस बीमारी के बारे में, लेकिन मानो पत्रलेखा ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया हो, वैसे सरिता को वापस डायरी पढ़ने पर मजबूर कर दिया। सरिता गूगल छोड़ के वापस उस डायरी को पढ़ना शुरू करती है। पत्रलेखा आगे लिखती है, हाँ, विजय सर ने सही कहा था। मुझे कभी कभी बहुत खुशी होती है तो कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, और कभी कभी मुझे मेरी छोटी छोटी निसफलता देख के आत्महत्या करने का मन होता है। मैंने कई बार ट्राई भी किया, लेकिन मम्मी पापा का चेहरा सामने आने की वजह से मैं रुक जाती। मुझे विजय सर काफ़ी पसंद आए। उन्होंने मुझे थोड़ी दवाई देकर वापस हॉस्पिटल बुलाया। मैं थोड़े समय में ही ठीक हो जाऊंगी। सरिता अब पत्र लेखक की मानसिकता जान जाती है। वो मन ही मन में सोचती है कि क्या इस बुक को पढ़ने के बाद ही सलोनी और सौरभ गुप्ता की मानसिकता पत्रलेखा के जैसे आत्महत्या करने जैसी हुई होगी। मुझे आगे पढ़ना ही होगा। आगे के पन्ने में पत्रलेखा अपने और विषय सर के बीच में बढ़ रही नज़दीकियों के बारे में लिखती है। मुझे विजय सर के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। वो मेरी सारी बातें सुनते हैं, मेरे गुस्से को समझते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं अब धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ, पर पता नहीं क्यों राज को ये पसंद नहीं आ रहा। मैं अब उसको समय नहीं दे पा रही थी, इसलिए आजकल वो मुझसे गुस्से में रहता था। बस थोड़े दिनों की ही बात है, उसके बाद मैं अपने मन की बात अपने प्यार को बता दूंगी और ये डायरी भी उसे दे दूंगी। बस अब मैं उस दिन की राह देख रही हूँ। आज से 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, तभी मैं उससे मेरे मन की बात बोल दूंगी। फिर जो भी होगा देखा जाएगा। ऑल द बेस्ट अपने आप को। सरिता अब उत्सुक थी जानने के लिए कि पत्रलेखा के जन्मदिन पर क्या हुआ होगा। आज मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है। आज मेरा जन्मदिन है और मेरी डायरी आज से तुम्हारे 2 मालिक होंगे। मैं आज मेरे मन की बात मेरे दिल को चुराने वाले को बता दूंगी। उसके बाद मैं अपनी डायरी को उसको दे दूंगी, ताकि वो मुझे और भी अच्छे से जान पाए, हमारा प्यार और भी गहरा बन जाए। आज शाम को शूटिंग से जल्दी छुट्टी ले लूंगी और वापस आ जाऊंगी। उसके बाद आज रात राज जी को मैंने मिलने को बुलाया है। केयर टेकर मैडम तो हमारी ही है, तो वो समझ जाएंगी और आज कोई ना कोई मेरे लिए सरप्राइज पार्टी तो रखेगा। चलो अब बहुत लिख लिया, अब आगे हम दोनों लिखेंगे। 2 दिल के चित्र बनाकर पत्रलेखा एक तरफ अपना नाम लिखती है और दूसरी तरफ के दिल वाली जगह को खाली छोड़ देती है। सरिता डायरी पढ़ने में इतनी खो जाती है कि सुबह हो जाती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता। सरिता, ओ मेरी सरिता, कहाँ गई? चाय रखना मेरे लिए, 8 बज गए हैं, मुझे उठाया भी नहीं। हिमेश की आवाज़ सुन के सरिता के हाथ से डायरी गिर जाती है। वहीं फटाफट डायरी को छुपा के वॉश बेसिन के पास मुंह धोने जाती है। तो दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। इस कहानी का आखिरी भाग आपको जल्द ही सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, कहानी अब तक आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इसका जो आखिरी पार्ट आएगा उसमें भी आपको पेटीएम कैश जीतने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ इस कहानी के आखिरी पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।